हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का पार्ट ए यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम यानी कि बाजार का संतुलन। ये चैप्टर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो रिपीटेड हैं और आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस साल भी जो है यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा। एक एक करके डिटेल में इसके कॉन्सेप्ट को समझाते हैं और एक एक करके इसके एमसीक्यू को पढ़ते हैं, जिसके बाद ये पूरा पार्ट ए यानी कि पूरा माइक्रो इकोनॉमिक समस्त व्यष्टि अर्थशास्त्र हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पार्ट बी यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र 1 बाय 1 पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो समय नहीं गवाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो बाजार का संतुलन है उसका मतलब होता क्या है। तो सिंपल सा बात है भाई, बाजार संतुलन का मतलब होता है मार्केट इक्विलिब्रियम। बाजार संतुलन का मतलब क्या होता है? मार्केट इक्विलिब्रियम। अब समझिएगा इस चीज को, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। सिंपल सा बात है कि जो जो भी मार्केट में जितना डिमांड है, याद रखना मार्केट में जितना भी गुड्स का क्या है, डिमांड है, जब वो डिमांड के बराबर सप्लाई कर दे, डिमांड के बराबर क्या कर दे, सप्लाई कर दे। किसी भी मार्केट में जितना भी गुड्स का डिमांड है, जब वो डिमांड के बराबर मार्केट में सप्लाई कर दे, तो उसे को ही बोलते हैं फार्म जो है वो इक्विलिब्रियम में है। यानी कि जब कोई फार्म मांग के बराबर पूर्ति कर देता है, तो हम लोग बोलते हैं फार्म या बाजार संतुलन की स्थिति पे है। ठीक है, और एक चीज याद रखना कि जब कभी भी डिमांड और सप्लाई यानी मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होगा, जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा, वहीं से किसी भी वस्तु का या किसी भी जो गुड्स है उसका कीमत तय होता है। किसी भी गुड्स का क्या होता है, किसी भी वस्तु का कीमत तय होता है, यानी कि प्राइस डिटरमाइंड होता है। याद रखना कि प्राइस कैसे तय होता है बाजार पे, जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होता है। देखो समझाते हैं। सपोज कर लो आप मार्केट गए कुछ सामान को खरीदने के लिए। अब बेचने वाला उसका दाम बोल दिया 600, बेचने वाला कितना दाम बोल दिया, 600। ठीक है, वो सप्लाई करना चाहता है 600 में, और जबकि आप उस गुड्स का परचेज करना चाहते हैं, यानी आपका उस गुड्स के लिए डिमांड है, आप बोल रहे हो कि 300 रुपया देंगे। देखो बेचने वाला बोल रहा है कि 600 देंगे, और आप बोल रहे हो कि नहीं भाई 300 में दे दो। वो बोल रहा है कि नहीं साहब नहीं होगा भैया, मुश्किल है, 300 में तो नहीं दे पाएंगे, खरीद ही नहीं है। तो आप बोले कि ठीक है चलो एक काम करो, हमको आप 400 में दे दो। आप कितना बोले, 400। लेकिन वो फिर बोल रहा है कि नहीं भैया 400 में भी पॉसिबल नहीं है, घाटा हो जाएगा, नहीं तो हम आपको दे देते। अब वो बोल रहा है कि वो देगा 500 में। आप 400 बोल रहे, वो बोल रहा है 500 में, फिर भी दोनों का कीमत तय नहीं हुआ। अब आप उसको बोले कि देखो एक लास्ट हम आपको बोल रहे हैं, हम आपको लास्ट 450 रुपया देंगे। अगर आप गुड्स बेच सकते हो, अगर ये सामान हमको 450 में दे सकते हो तो दो, नहीं दे सकते हो तो मत दो। तो वो बोला कि अच्छा ठीक है चलो 450 रुपया में ले जाओ। यानी कि डिमांड और सप्लाई 450 रुपया में, यानी 450 रुपया में डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो गया। वहीं उस गुड्स का क्या हो गया, कीमत तय हो गया। तो याद रखना बाजार पे जो है कीमत तभी तय होता है जब मांग और पूर्ति एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो। और इस चीज के बारे में, इस प्रिंसिपल्स को ना मार्शल ने बताया था। उन्होंने कहा था कि कभी भी बाजार में जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कैंची का जैसे काटेगा, यानी एक दूसरे को जहां पे वो काटेगा, क्रॉस करेगा, वहीं पे किसी भी गुड्स का कीमत जो है वो तय होगा। अब आप बोलोगे कि सर कैसे, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। देखो समझाते हैं इस चीज को, जो है ना इस तरीके से आप ग्राफ में इसको समझ सकते हो। देखो 0xy, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पे रखते हैं किसी भी गुड्स का क्वांटिटी यानी कि डिमांड, और यहाँ लिखते हैं उस गुड्स का सप्लाई। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कोई भी गुड्स था, सपोज कर लो उसका कीमत 10 था, सप्लाई 10 था, और उसका क्वांटिटी भी 10 था। तो जिस जगह पे आकर के ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, जिस जगह पे आकर के ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, बराबर, कुछ इस तरीके से काटता है। जिस जगह पे आकर के ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा ना, वहीं पे गुड्स का क्या तय हो जाएगा, कीमत तय हो जाएगा। यानी गुड्स का क्या तय हो जाएगा भाई, प्राइस तय हो जाएगा। इसको हम थ्योरी क्वेश्चन में समझाएंगे। ठीक है, मार्शल ने इसके बारे में कहा था। किसने कहा था, मार्शल ने कहा था कि मांग और पूर्ति जहां एक दूसरे को कैंची का जैसा काटेगा, वहीं पे वस्तु का कीमत तय होगा। ठीक है, चलो अब कुछ कुछ और चीज जो इसमें आप लोगों को जानना जरूरी है। देखो अभी जो चीज समझाएं, सेम यहाँ वही चीज बोल रहे हैं कि कोई भी मार्केट इक्विलिब्रियम यानी प्राइस कब तय होता है, जब डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो। समझाएं यही चीज को। ठीक है, अब देखो ये जो पहले के जो प्रिंसिपल्स थे डिमांड और सप्लाई के, याद रखना
डिमांड और सप्लाई के एक हम लोग के अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो, उन्होंने क्या कहा कि कोई भी गुड्स का प्राइस जो है वो तय होता है उसका सप्लाई से, यानी कोई भी गुड्स का जो कीमत है वो तय होता है उसका पूर्ति से, पूर्ति यानी सप्लाई। एक और हम लोगों के इकोनॉमिक्स थे, अर्थशास्त्री थे, जिनका नाम है जेवान्स एवं वार्लर्स। उन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु का जो कीमत है वो तय होता है आपका डिमांड से। किससे तय होता है? डिमांड, यानी उस गुड्स का मांग से, यानी डिमांड से। मार्शल ने इन दोनों को जोड़ दिया। मार्शल ने क्या किया? इन दोनों को जोड़ दिया, बोला कि ठीक है, हम तुम दोनों का बात से सहमत है, लेकिन कीमत वहीं तय होगा जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के क्या हो? बराबर हो। डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के क्या हो? बराबर हो। ठीक है, मार्शल ने दोनों को जोड़ करके नया नियम बना दिया। ठीक है भाई, चलो अब समय नहीं गवाते हैं, क्योंकि बहुत इजी और नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग इसको क्वेश्चन से बाकी चीज समझते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पे बोल रहा है वस्तु कीमत संतुलन कीमत निर्धारण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? विच फैक्टर डिटरमाइंस इक्विलिब्रियम प्राइस। तो अभी हम लोग जाने प्राइस इक्विलिब्रियम तभी होता है जहां वस्तु की मांग यानी डिमांड ऑफ कमोडिटी और वस्तु की पूर्ति यानी सप्लाई ऑफ कमोडिटी दोनों एक दूसरे के बराबर हो, यानी कि इक्वल हो। ये दोनों से जो है वो कीमत तय होता है, डिमांड से भी और सप्लाई से भी। ठीक है भाई, चलो इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है निम्नलिखित में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति शक्तियों का निर्धारित है? हु सेड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के बारे में तो अभी हम लोग जाने, डिमांड और सप्लाई के बारे में किसने बताया था? मार्शल ने। जहां डिमांड और सप्लाई बराबर होगा वहीं गुड्स का प्राइस तय होगा। ठीक, 3 नंबर, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर। कीमत वहां तय होता है जहां वस्तु की मांग और उसकी पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो, यानी डिमांड्स इक्वल सप्लाई, डिमांड और सप्लाई बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोल रहा है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? व्हाट इज ट्रू फॉर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इससे पहले के वीडियो में लेसन 11th हम आप लोगों को डिटेल में समझाए थे, मार्केटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को वहां हम समझा दिए थे। तो बोल रहा है पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार यानी फुल्ली कॉम्पिटिशन मार्केट में यहां से क्या सही है? पहला, कीमत निर्धारण मांग एवं पूर्ति शक्तियों द्वारा होती है। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई। हाँ भाई सही है। वो परफेक्ट कंपटीशन में, पूर्ण प्रतियोगिता में जो प्राइस है वो मांग और पूर्ति से तय होता है, जितना मांग जितना पूर्ति उस हिसाब से कीमत तय होता है। सही। वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा होता है। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री। सही है, प्राइस जो है वो इंडस्ट्री तय करता है, जो फार्म होता है वो सिर्फ प्राइस टेकर होता है, यानी कीमत प्राप्त करता होता है। उद्योग की प्रत्येक फार्म की कीमत प्राप्त करता होती है। सही बात है। ईच फार्म ऑफ द इंडस्ट्री इज प्राइस टेकर। सही बात है। तो ये सही, तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे बोल रहा है निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस। तो इसके बारे में भी मार्शल ने ही बताया था। 6 पे बोल रहा है मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितने अवधियों में बांटा? हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरेशन हैव बीन मेड बाय मार्शल ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई। तो मार्शल ने जो है टाइम को 3 बेसिस पे बांटा। अब आपको टाइम याद कैसे रहेगा? तो नॉर्मल याद रखना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। 3 टाइम होता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। लेकिन मार्शल ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में नहीं बांटा, उन्होंने बांटा अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन, यानी शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म में, लेकिन 3 कैटेगरी में बांटा था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे बोल रहा है मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? बोला गया है विच इज रीजंस ऑफ चेंज इन डिमांड। यहां से क्या होगा जिससे डिमांड जो है वो आपका बदल जाएगा? पहला, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। बिल्कुल भाई सही बात है। कोई भी कंज्यूमर का अगर इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो डिमांड घटेगा, डिमांड बदल जाएगा। दूसरा, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन, चेंज इन प्राइस रिलेटेड गुड्स। बिल्कुल, कीमत में परिवर्तन, किसी भी गुड्स का प्राइस, कीमत अगर घटेगा तो मेरा डिमांड बढ़ेगा, और किसी भी गुड्स का अगर प्राइस बढ़ेगा तो मेरा डिमांड घटेगा। बिल्कुल। जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन इंक्रीजेज। हाँ, अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो लोगों का डिमांड बढ़ेगा, तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8 पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा भाई डी। ठीक है, सॉरी सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों ही कथन जो है वो सही है। ठीक है, हो गया।
आगे ओ भाई कहाँ चले गए, आगे क्वेश्चन नंबर 9, बाजार मूल्य पाया जाता है, मार्केट प्राइस इज फाउंड। बाजार मूल्य जो होता है वो अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है, शॉर्ट पीरियड मार्केट में, क्योंकि बाजार का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होते रहता है, ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है बाजार प्राइस। 10 पे बोल रहा है किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, द प्राइस ऑफ ए गुड्स इज डिटरमाइंड बाय डिमांड और सप्लाई दोनों के द्वारा। तो राइट आंसर होगा मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा, यानी बोथ डिमांड ऑफ एंड सप्लाई, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे बाजार मूल्य संबंधित होता है, मार्केट प्राइस इज एसोसिएटेड विथ। तो मार्केट प्राइस जो है वो मतलब मार्केट प्राइस जो है वो संबंधित होता है अल्पकाल मूल्य से, ठीक है, प्राइस ऑफ शॉर्ट पीरियड, ऑप्शन नंबर ए। 12 पे बोल रहा है पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारक होता है, द प्राइस ऑफ ए गुड्स इन परफेक्ट कंपटीशन इज डिटरमाइंड बाय। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्राइस होता है वो कौन तय करता है, तो वो तय करता है आपका ये जहां पे डिमांड और सप्लाई हो, मतलब डिमांड और सप्लाई से तय किया जाता है, किससे, डिमांड और सप्लाई से। और ये तय कौन करता है, क्या डिमांड और सप्लाई को क्या ये फार्म तय करता है, यानी फुल्ली कंपटीशन मार्केट में क्या फार्म मूल्य निर्धारक होता है, नहीं भाई, ये जो इंडस्ट्री होता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो तय करता है, फार्म सिर्फ प्राइस टेकर होता है, प्राइस प्राप्त करता होता है, मूल्य प्राप्त करता। 13 पे बोल रहा है पूर्ण प्रतियोगिता में फार्म इन परफेक्ट कंपटीशन फार्मिज कीमत को निर्धारित करती है, डिटर्मिनेशन प्राइस, नहीं भाई ये कथन गलत है, प्राइस डिटर्मिनेशन नहीं करता है, कीमत को ग्रहण करती है, ऑब्टेन्स प्राइस, हाँ प्राइस को ऑब्टेन करती है, बी इसका राइट आंसर है। 14 पे बोल रहा है अति अल्पकाल में पूर्ति होती है, इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई विल बी पूर्णतः बेलोचदार, यानी परफेक्टली इन इलास्टिसिटी। उसमें जो है वो लोग चेंज करना पसंद नहीं करता है, छोटे समय के लिए सप्लाई करना है, कम समय के लिए क्या उसमें चेंजेस करेगा। 15 नंबर पे बोल रहा है एकाधिकार फार्म के संतुलन की शर्त नहीं है, विच इज नॉट ए कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम मोनोपोली फार्म। मोनोपोली फार्म को हम पहले इससे पीछे के चैप्टर में पढ़ा दिए हैं। तो बोल रहा है पहला आय, औसत आय तथा सीमांत आय बराबर हो, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, नहीं भाई ये सही बात नहीं है भाई। उसका अगर मान लो एवरेज रेवेन्यू AR और मार्जिनल कॉस्ट अगर बराबर होगा, इसका मतलब है उसको औसतन उतना ही पैसा मिल रहा है जो वो एक्स्ट्रा लगा रहा है, और वो तो चाहेगा ना कि जो एक्स्ट्रा पैसा लगाए हैं उससे उसको ज्यादा पैसा मिले, तो ये गलत है। बाकी ये दोनों जो है इसका सही है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रहा है कि कौन सा संतुलन का शर्त नहीं है, कौन सा संतुलन का शर्त नहीं है, तो 1 नंबर संतुलन का शर्त नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ये, ठीक है। 16 नंबर एक फार्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, डिमांड कर्व इज ए परफेक्टली इलास्टिसिटी अंडर। किस बाजार में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ता घटता है, तो वो घटता बढ़ता है हम लोगों का परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पे डिमांड बढ़ते घटते रहता है। लास्ट चैप्टर में हम पढ़ाए हैं आपको ये चीज। 17 नंबर पे बोल रहा है एक पूर्ण प्रतियोगी फार्म को निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है, ए परफेक्ट कंपटीशन फार्म फेसेस, उसको जो है वो सब चीज को फेस करना पड़ता है। 18 नंबर पे बोल रहा है संतुलन की स्थिति में इन ए इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है, इसका जो है 18 का एक ऑप्शन गलती से छूट गया, 18 का ऑप्शन नंबर डी पे रहेगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी, गलती से उसका ऑप्शन छूट गया हमसे, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, प्रत्येक बाजार दशा में एक फार्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए, आवश्यक है, इन एवरी मार्केट सिचुएशन विच कंडीशन इज नेसेसरी टू बी फुलफिल्ड फॉर फार्म इक्विलिब्रियम। तो फुलफिल होने के लिए AR और MR ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। अभी हम समझाएं AR और MR जो है, AR और MC वो बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ MC और MR बराबर हो सकता है, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट, जितना अलग लगाए उतना अलग पाए, और MR वक्र MC वक्र को नीचे से काटे, बिल्कुल ये भी सही है। हम पहले आप लोगों को ग्राफ समझाए थे, नीचे से काटता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां प्राइस ऑफ ए गुड्स इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर, कीमत वहां तय होता है जहां मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो, डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो। बस हो गया, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट हाईलाइटेड और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है यही सब, और ये सब अगर आप अच्छा से कर लेते हो तो बस हो गया।
अब हम लोगों का पार्ट ए फाइनली कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से हम लोग पार्ट बी पढ़ना स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन चैप्टर बाय चैप्टर करके पूरा पार्ट बी को भी जल्दी से खत्म करेंगे। फिर इसके सब्जेक्टिव में एंटर करेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव हम आप लोगों को बता देंगे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग मोर देन 80%, मोर देन 90% मार्क्स जो है वो स्कोर कर सके। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।